हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आज से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है पॉलिटी का। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी क्या हुआ है कि यूपीपीसीएस, यूपी पीजीटी, टीजीटी पीजीटी में क्या कर दिया, जीएस का पोर्शन ऐड कर दिया है, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, दो तरीके से पढ़ाया जाएगा। एक तो क्या होगा, चलो इसी पे लिख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट प्लस, कॉन्सेप्ट प्लस क्या पढ़ाए जाएंगे, फैक्ट। तो कॉन्सेप्ट किसके लिए होगा, कॉन्सेप्ट होगा यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी, और किसके लिए, स्टेट पीएससी के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। स्टेट पीएससी में क्या, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट भी पूछे जाते हैं, और जो वनडे एग्जाम है ना, उसमें क्या, फैक्ट पूछे जाते हैं। किसमें, वनडे एग्जाम में। तो आज से हम क्या करेंगे कि दोनों को लेके चलेंगे, और इसके साथ संविधान प्लस राज्य व्यवस्था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी दोनों को पढ़ाया जाएगा। जिससे क्या होगा ना कि आपकी पॉलिटी भी तैयार हो जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि अगर आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं तब तो ठीक है कि आप क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान पढ़ेंगे, आप कर जाएंगे। लेकिन अगर आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़नी पड़ेगी पॉलिटी भी साथ में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि संविधान क्यों बनाया गया। आपको लग रहा होगा ना कि संविधान क्यों बनाया गया। संविधान बनाने के लिए कुछ तो रहा होगा। इसके प्राचीन काल में चलते हैं कि लोग जब इधर उधर क्या करते थे, घुमंतू जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक जीवन में क्या लेके आए, स्टेबिलिटी लेके आए। तो उसके लिए क्या होता था, एक पेज ले लेते हैं, चलिए इस पे समझा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम से समझिए आप लोग कि ये क्या है, ये ये क्या है, ये नागरिक का एरिया है। ठीक, किसका एरिया है, यहाँ पे क्या रहते हैं, नागरिक। और यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पे रहती है सरकार। ठीक, अब ये है क्या, ये है राज्य। क्या है ये, राज्य। अब क्या हुआ, इसमें फिक्स किया गया कि ये एक सीमा है, इससे इधर कौन नहीं जा सकता है, नागरिक नहीं जा सकते, और इससे इधर कौन नहीं जा सकती, सरकार नहीं जा सकती है। अगर इससे आगे अगर नागरिक जाएंगे, मतलब ये सीमा है, इससे आगे कौन जाएगा, अगर नागरिक जाएंगे तो क्या आ जाएगी, अराजकता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अराजकता। और अगर इससे आगे सरकार जाती है, मान लो सरकार की ये रेखा है, इससे आगे अगर सरकार जाती है तो फिर कैसी सरकार हो जाएगी, तानाशाही सरकार। कैसी सरकार हो जाएगी, तानाशाही सरकार। अब क्या हुआ कि इसमें दोनों में, सरकार और नागरिकों में क्या नहीं होना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए किसका, एक क्या बनाया गया, एक नियम, यानी कि एक रूल बुक बनाई जाएगी, उसके कुछ सिद्धांत होंगे यानी कि प्रिंसिपल होंगे। तो उसके लिए क्या बनाया जाएगा, संविधान बनाया जाएगा। तो किसका निर्माण होगा फिर, संविधान का निर्माण होगा। अब संविधान का निर्माण हो गया, अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे ये काम करेगा, इसकी व्यवस्था कैसे चलेगी। तो उसके लिए अब हम किस पे बात करेंगे, भारत के संविधान पे। क्योंकि यहाँ पे भी संविधान और संविधानवाद दो अलग अलग शब्द हैं। तो आगे जब कल की क्लास में हम डिफाइन करेंगे तो संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या क्या होता है, संघ क्या है, परिसंघ क्या है, या फिर एकात्मक शासन क्या है, एकात्मक संघवाद क्या है, इन सब पे बात करेंगे। लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान सुना होगा, ब्रिटेन और इजराइल का है, क्या वाकई में उसमें कहीं कुछ लिखा नहीं गया है, तो वो कहाँ से लिया गया है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी। ये सारी चीज़ें अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, और एक एक चीज़ डीप में जाके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली और बस हम निकल गए ऊपर ऊपर से, नहीं, आपको डीप में जाके पढ़ेंगे। अगर आप क्लास करेंगे तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फैक्ट,
यहीं क्लास में तैयार हो जाएगा। आप अगर 2 बार क्लास देखते हैं तो आपका पूरा एकदम क्लस्टर क्लियर हो जाएगा। किसका? पॉलिटी का। तो चलिए अब इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब शुरू करते हैं संविधान। ठीक, अब संविधान में हमारा देखा होगा आपने कि संविधान में क्या है? भाग। क्या है संविधान में? भाग। भाग क्यों बनाए गए होंगे? भाग क्यों बनाए गए होंगे ये सोचो आप, कि भागों को क्यों बनाया गया होगा। तो भागों को बनाने के लिए क्या हुआ होगा, दोबारा से लिख देती हूँ। संविधान ठीक, अब संविधान में क्या? भाग। जब हमारा संविधान बना तो कितने भाग थे हमारे? 22। और अभी कितने टोटल, मतलब वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में है 25। कितने हैं वर्तमान में भाग? 25। अब ये 25 भाग कैसे हो गए? वर्तमान में कितने? 25। तो अब भाग 9A, 9 में क्या है? 9 में पंचायत है। 9A में क्या जोड़ा गया? नगर पालिका। क्या जोड़ा गया? नगर पालिका। ठीक, नगर पालिका। और 9B में क्या जोड़ा गया? 9B में जोड़ा गया क्या? सहकारी समितियां। क्या जोड़ी गई? सहकारी समितियां। और एक और भाग जोड़ा गया, कौन सा? 4A। इसको ऊपर लिख देते। कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 4A, जिसमें क्या जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य। तो ऐसे हमारे भाग कितने हो गए? 25, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, ऐसे हमारे भाग कितने हो गए? 25। तो ऐसे ही हमारे क्या है? आर्टिकल भी है। आर्टिकल 1 से शुरू होते हैं, खत्म कहाँ होते हैं? आर्टिकल 1 से शुरू होते हैं, अनुच्छेद 1 से शुरू होते हैं, 395 पे जाके क्या हो जाता है? खत्म हो जाते हैं। लेकिन कितने हैं? 448 से 470 अनुच्छेद 1, और लास्ट कौन सा है? 395। बीच में बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए। तो अब क्या होता है कि हमने क्या, जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया कि संविधान को व्यवस्थित रखने के लिए उन्होंने भाग जोड़े। अब मान लो भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है 1 से लेके 4 तक क्या है? संघ, राज्यों का संघ होगा भारत। तो कितना है? 1 से लेके 4 तक। तो वो तो हो गया भाग छोटा। अब भाग 5 पे चलते हैं। भाग 5 बहुत बड़ा है। भाग 5 में क्या है? फिर उसमें क्या कर दिया उन्होंने? तो अध्याय जोड़ दिए। तो भाग के बाद क्या आया? अध्याय। क्योंकि भाग बहुत बोझिल नहीं हो जाए, बहुत बड़े बड़े नहीं हो जाए, तो इसलिए क्या कर दिया? अध्याय जोड़ दिए। तो भाग 5 में कितने अध्याय जोड़ दिए? 5 अध्याय जोड़ दिए। किसमें? भाग 5 में। किसमें? भाग 5 में कितने अध्याय जोड़ दिए? 5 जोड़ दिए। अब उसके बाद क्या आया? अनुच्छेद। क्या है? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद में क्या हुआ कि अनुच्छेद कितने हैं? 1 से लेके 395 है ना? 395। लेकिन टोटल कितने हैं? 448। कितने हैं टोटल? 448। 448 से कहीं कहीं 470 भी मिलते हैं। तो 448 से लेके 470 तक है। अब इसमें भी कोई कोई आर्टिकल बहुत बड़ा हो गया, जैसे आर्टिकल 91, सॉरी आर्टिकल 19, और कौन सा आर्टिकल? 39। तो 39 देखो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि आर्टिकल कौन सा? 39। अब 39 में क्या है? 39A। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें अगर आपको पता होंगी ना, कि ए अगर इस टाइप का ए लिखा है तो इसको क्या पढ़ना है, अगर इस टाइप का कोष्टक में ए लिखा हुआ है तो उसको क्या पढ़ना है। तो ये सब चीजें अगर क्लियर हो जाएंगी तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो 39A ये क्या है? स्वतंत्र आर्टिकल है।
इसमें क्या जोड़ा गया है, निशुल्क कानूनी सहायता जोड़ी गई है। क्या जोड़ी गई है इसमें, निशुल्क कानूनी सहायता। और इसमें क्या है, इसमें दिया है क्या, आजीविका के बारे में दिया है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, अगर इस टाइप का दिया है तो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 39 क्लॉज ए, और इसको अगर इस टाइप से दिया है, कोष्टक में नहीं दिया है, तो आर्टिकल 39 ए पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक क्या है, स्वतंत्र आर्टिकल है। तो इस प्रकार से जो आर्टिकल जोड़े गए, तो इसीलिए क्या हो गया, 448 से लेके 470 तक इनकी संख्या पहुंच गई है। तो अब उसके बाद क्या आते हैं, क्लॉज आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में परंतक बोलते हैं। अब उसके नीचे क्या आएगा, उपपरंतक बोलते हैं इसको, यानी कि सब क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब क्लॉज। तो अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें कैसे करते हैं कि अगर ये दिया है तो आर्टिकल 19 का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका, आर्टिकल 19 का। तो ये क्या कहता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो ये सारी चीजें भी आपको क्या, संविधान पढ़ने से पहले ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। अगर दिया हुआ है कि निशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, आर्टिकल 39 ए इस प्रकार से दिया हुआ है कि इस प्रकार से दिया हुआ है, तो अगर 39 ए दिया हुआ है, कोष्टक में ए नहीं है, तो वही ऑप्शन सही होगा, ना कि ये कोष्टक में दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो चलिए, अब इतनी बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करते हैं, अपने कहाँ आ जाते हैं, पीडीएफ पे आ जाते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे पीडीएफ में। अब इसमें क्या दिया गया है कि संविधान क्या है। तो संविधान कहाँ से, कैसे, संविधान शब्द एक लैटिन शब्द है, कॉन्स्टिट्यूयर शब्द से बना है। क्या, संविधान बना है, जिसका मतलब क्या होता है, सर्वोच्च लॉ, यानी कि सर्वोच्च कानून। किसका मतलब होता है, जो लैटिन शब्द है कॉन्स्टिट्यूयर का मतलब होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। किसका, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, स्थापना करना, टू इस्टेब्लिश, या फिर विनियमित करना, यानी कि टू सेटअप या रेगुलेट होता है इसका मतलब। तो ये भी आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें। तो अब आगे चलते, आगे इसमें क्या है, अभी तो इसमें क्या दिया है कि लिखित क्या होता है, अलिखित क्या होता है। तो अब बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई कि हमें संविधान पढ़ना कैसे। हाँ, एक चीज और बची, अनुसूची क्या होती है। तो अनुसूची क्या होती है, जो अनुच्छेदों का प्रावधान है ना, उनकी व्याख्या किस में दी जाती है, अनुसूची में दी जाती है। और अनुसूची किसके, ये सब जब आर्टिकल खत्म हो जाते हैं उसके बाद क्या शुरू होता है, अनुसूची शुरू होती है। तो आज बहुत सारी चीज़ों को हम टच करेंगे, लेकिन कंप्लीट क्या करेंगे, कंप्लीट कल से एक क्या स्टेप बाय स्टेप हमारा शुरू होगा। तो आज हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसका क्या पढ़ते हैं, अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। किसकी, हमारे इसका जो संविधान है, तो कहाँ कहाँ से चीजें आई और कैसे कैसे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो 1600 में क्या हुआ, 1600 में एक कंपनी, कौन, एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। कब हुआ, 1600 में। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, कौन सी थी, हालांकि ये सब हिस्ट्री के पॉइंट हैं, लेकिन अगर हम अपना क्या संविधान शुरू करते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं, तो उसमें शुरुआत करने से पहले इनको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें यहीं से शुरुआत मानी जाती है। तो इसको जानना भी, हालांकि ये तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना, तो इतिहास में भी इसके पॉइंट आते हैं, उसमें पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। तो इतिहास में भी पूछे जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे इसके बारे में, नहीं तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर इतिहास में चले जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या, ईस्ट मतलब पूर्व, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का क्या हुआ, एकाधिकार प्रदान किया गया, यानी कि मोनोपोली।
कंपनी केवल क्या बनकर आई थी, व्यापारी बनकर आई थी। उसके बाद क्या होता है, 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव उसका क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। और कंपनी ने क्या किया, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को क्या कर दिया, हरा दिया, यानी कि छल करके उनकी हत्या करवा दी और उनसे क्या ले लिया, और वहां पे क्या, बंगाल में राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। उस समय कौन थे, हेक्टर मुनरो। इन्होंने क्या किया कि कंपनी ने शाह आलम द्वितीय और कौन, शाह आलम द्वितीय जो कौन थे, मुगल शासक थे, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजा उद दौला। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जब क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय कौन था, नवाब सिराजुद्दौला था। और ये कौन है यहाँ पे, शुजा उद दौला, ठीक है। शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजा उद दौला, तीनों लोग मिलके क्या हुआ, इन्होंने संयुक्त सेना बनाई और किससे, कंपनी से क्या किया, इन्होंने युद्ध किया। लेकिन ये हार गए, क्योंकि यहाँ से सिद्ध हो गया कि कंपनी की सेना है वो बहुत पावरफुल है, उससे लड़ना संभव नहीं है। अब क्या होता है, 1765 में क्या हुआ, इसके बाद क्या आया, 1765 की इलाहाबाद की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को क्या दे दिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या सौंप दी, दीवानी सौंप दी। दीवानी अधिकार यानी कि जो टैक्स यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार क्या किसको दे दिया, कंपनी को दे दिया। और कंपनी व्यापारी से अब यहाँ से कौन बनना शुरू हो गई, रूलर यानी कि शासक बनना शुरू हो गई कंपनी यहाँ से। अब आया कंपनी का कौन सा फेस, कंपनी का शासन, कंपनी रूल 1773। अब इसको क्या बोलते हैं, 1773 को क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बोलते हैं इसको, रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्या था, पहला लिखित कदम था, किसका, कंपनी का। ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के कार्यों को नियंत्रित, किसने, ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने का पहला प्रयास किया। ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, कंपनी जो काम कर रही थी यहाँ पे उसको नियमित करना और क्या करना, नियंत्रित करना और नियमित करने का प्रयास शुरू कर दिया। बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये कौन थे, वारेन हेस्टिंग। पहले क्या कहते थे, बंगाल के गवर्नर को अब क्या नाम दे दिया गया, तो प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, अगर इस टाइप से हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या लगा सकते हैं, वारेन हेस्टिंग। अब क्या हुआ, 1774 में क्या होता है, कलकत्ता में एक किसकी स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट की। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही होती है, लेकिन ईयर इसमें कौन सी रहती है, 1774। इसमें मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम याद रख लेना, इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्फे। अब क्या आया, इसका संशोधन 73 का संशोधन, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। क्या किया गया, यहाँ से क्या शुरू होता है, द्वैध शासन। कौन सा शासन शुरू होता है यहाँ से, द्वैध शासन। क्योंकि कंपनी का कौन सा शासन, व्यापारिक शासन, और कौन सा, राजनीतिक शासन। कौन सा शासन, राजनीतिक शासन को अलग कर दिया गया। ये तो बहुत मोटा हो गया। अब 1833 का चार्टर, यानी कि ये यहाँ पे द्वैध शासन शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की राजनीतिक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर दिया गया,
व्यापारिक काम सौंप दिए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो क्या देखेंगे, व्यापारिक काम देखेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेंगे, राजनीतिक काम देखेंगे। अब क्या आता है, 1833 का चार्टर अधिनियम, संपूर्ण विकेंद्रीकरण का अंत। किसका, संपूर्ण विकेंद्रीकरण का अंत होना शुरू हो जाता है। इससे पहले एक और आया 1813। इसमें क्या हुआ कि कंपनी की जो मोनोपोली चल रही थी उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन समाप्त कर दिया इन द सेंस के और भी व्यापारियों को क्या किया कि भारत में आने का अधिकार मिला, और चाय और चीनी को छोड़कर, यानी कि चाय और चीनी का क्या हुआ कि वो उसका अधिकार किसके पास रह गया, कंपनी के पास रह गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इसकी चाय चीनी की मोनोपोली बच गई। अब क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। किसका, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल बने। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन बने, प्रथम गवर्नर जनरल। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो चाय चीनी का व्यापार बचा था 1813 में वो भी समाप्त कर दिया गया। और एक काम और हुआ था कि मिशनरियों को आने का क्या, यानी कि जो ईसाई शिक्षा थी उसका प्रचार प्रसार करने का क्या दिया गया, अधिकार मिल गया। और शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये किसमें कहा गया, 1813 का जो चार्टर आया था उसमें ये कहा गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्या आता है, 1853 का चार्टर अधिनियम। अब ये क्या कहता है, गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी और प्रशासनिक, कौन से, विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। कैसा कर दिया गया, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक, कौन से, विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। सिविल सेवकों की चयन प्रक्रिया के लिए क्या किया गया, खुली प्रतियोगिताएं शुरू की गई, यानी कि ओपन कंपटीशन शुरू कर दिया गया। इसकी शुरुआत कब से हुई, मैकाले समिति कब आई थी, 1954 में आई, उसके बाद इसकी शुरुआत हुई। अब क्या आता है, ताज का शासन, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, क्योंकि 1857 में क्या हो गई थी, विद्रोह हो गया था, क्रांति हो गई थी। तो वहां पे क्या हो गया, महारानी को समझ में आ गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि अब सारा कंट्रोल महारानी के हाथ में, यानी कि इसको कौन कंट्रोल करेगा, ताज कंट्रोल करेगा। तो अगर हम ज़्यादा डीप में जाएंगे तो हिस्ट्री के पॉइंट हो जाएंगे, तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हुआ। 1857 के प्रथम, कौन से, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद कंपनी का शासन क्या कर दिया गया, कंपनी की सत्ता समाप्त कर सत्ता सीधे किसके हाथ में चली गई, ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई, यानी कि महारानी के हाथ में चली गई। भारत का जो गवर्नर था, जो गवर्नर जनरल जिसका नाम था, अभी तक उनका नाम भी बदल दिया गया। अब उनका नाम क्या हो गया, वायसराय उनका नाम हो गया। और प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी याद रखना है कि कब कब इन लोगों को चेंज किया गया। 1833 में क्या, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर गवर्नर जनरल से वायसराय कब बनाया गया। तो ये सारी चीजें ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। एक नया पद जोड़ा गया, उस पद का नाम क्या था, भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। क्या कर दिया गया, भारत के राज्य सचिव के पद का भी सृजन कर दिया गया। अब क्या आता है, 1909 का अधिनियम, यानी कि पार्लियामेंटो सुधार। अब इसमें क्या हुआ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई, यानी कि मुसलमानों के लिए क्या कर दिया गया, पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। अब इसमें था क्या
कि अगर जो कोई व्यक्ति कौन है चुनाव लड़ रहा है, वो मुस्लिम व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसको वोट भी कौन मुस्लिम जनता ही करेगी, कोई अन्य उसको वोट नहीं करेगा। अब क्या हुआ, इनके लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को किसका जनक कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। अब क्या आया? 1919 का अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब इसमें क्या हुआ, प्रांतों में क्या ला दिया गया? द्वैध शासन लागू कर दिया गया और इसमें दो विषय जोड़े गए, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब इसमें क्या हुआ, केंद्र में द्विस्तरीय विधायिका और क्या हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन की क्या कर दी गई? शुरुआत कर दी गई। कैसे निर्वाचन की शुरुआत कर दी गई? प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कर दी गई। अब क्या आता है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये कैसा था? ये सबसे विशाल दस्तावेज बनकर तैयार हुआ। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई। और क्या किया गया? प्रांतों को क्या दी गई? स्वायत्तता, यानी कि ऑटोनॉमी दी गई प्रांतों को। प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर कहाँ चला गया? केंद्र की तरफ चला गया। यानी कि प्रांतों से द्वैध शासन खत्म हो गया, जो कब लागू हुआ था? 1919 में जो शुरू हुआ था प्रांतों में द्वैध शासन, वो कब समाप्त हो गया? 1935 में जाके समाप्त हो गया। अब क्या होता? शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची, जो अभी भी है। संघ सूची किसके पास है अभी भी वर्तमान में? केंद्र सरकार के पास। राज्य सूची राज्यों के पास और संवर्ती सूची दोनों के पास। अगर गतिरोध हो जाता है तो इस पे वो क्या राइट किसको है? केंद्र सरकार को है कानून बनाने का। अब क्या हुआ, महत्व क्या था? भारतीय संविधान का लगभग 60 से 70% ढांचा इसी अधिनियम से लिया गया है। किससे? 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिया गया। इसीलिए हमारा संविधान कहते हैं ना कि बहुत बड़ा है, इसीलिए बड़ा है क्योंकि हमने क्या किया, पहले तो 60 देशों के संविधानों का क्या किया, हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उसके बाद वहां से क्या किया, और फिर अमेरिका, क्या यूएसए, ब्रिटेन, 1935 का भारत शासन अधिनियम, दक्षिण अफ्रीका और कहाँ, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इन सब देशों से ये बहुत सारी चीजें ली गई है ना। कहाँ से? क्या फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए? वो हमने लिए कहाँ से? अमेरिका से। तो ऐसे ही कुछ कुछ चीजें ली। तो इसी प्रकार से, और क्या था, भारत हमारा क्या है, विविधताओं का देश है। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे कल्चर हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। कितनी है वर्तमान में? कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो उन सबको लिया गया। अलग अलग क्या है, जातियां हैं, तो उनके हिसाब से बनाए गए चीज़ें। तो इस सब को जोड़कर, और हमारा क्या है कि जैसे अमेरिका में क्या है कि राज्य का जो सीनेट है वहाँ पे उसका संविधान अलग है और केंद्र का संविधान अलग है। लेकिन भारत में क्या है, दोनों का संविधान एक ही है, राज्य का कोई संविधान नहीं है। राज्य और केंद्र दोनों के लिए एक ही संविधान में सब कुछ लिखा गया, तो एक में ही लिखा गया, तो फिर बड़ा तो होना स्वाभाविक सी बात है। अब क्या हुआ, भारतीय संविधान के विदेशी एवं आंतरिक स्रोत, इसको देख लेते हैं। लेकिन डिटेल में कब पढ़ेंगे हम लोग? डिटेल में इसको कल पढ़ेंगे। भारत सरकार अधिनियम, अभी जो 1935 में, यहाँ से क्या लिया गया, संघीय योजनाएं, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, और क्या, आपातकालीन उपबंध। लेकिन आपातकाल के समय जो हमारे फंडामेंटल राइट क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने जर्मनी से लिया है। जर्मनी के कौन से? बीमर संविधान से लिया है उसको। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है कि 1935 से क्या लिया गया है,
आपातकालीन उपबंध लिए गए। और बीमर संविधान से क्या लिया गया जर्मनी के, वो लिया गया जो हमारे फंडामेंटल राइट क्या हो जाते हैं, उनको निलंबित कर दिया जाता है आपातकाल के समय, तो वो जर्मनी से लिया गया है। अब ब्रिटेन से क्या क्या लिया हमने, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, एकल नागरिकता, हमारी नागरिकता राज्य और केंद्र की अलग अलग थोड़ी है, हम भारत के नागरिक हैं, हम लिखते हैं, आपको पता होगा, तो एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनी व्यवस्था। अब संयुक्त राज्य अमेरिका, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, ये कहाँ से लिए, ये सारी चीजें कहाँ से ली, यूएसए से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 56, और इसकी प्रक्रिया किस में दी गई है, आर्टिकल 61, किसमें, 61 में इसकी प्रक्रिया दी गई है। तो जब पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, तो अलग अलग इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब आयरलैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड से लिए गए डीपीएसपी, क्या, राज्य के नीति निदेशक तत्व, कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और क्या, राज्यसभा में सदस्यों का क्या, नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन यानी कि क्या होता है, राज्यसभा में कितने सदस्य, 12 सदस्य, कितने सदस्य, 12 सदस्य, अधिकतम 12 सदस्यों को क्या करते हैं, वो मनोनीत है, इसमें नामांकन कैसे होगा ये दिया गया है, सॉरी वो दूसरा कॉन्सेप्ट है। पूर्व सोवियत संघ, यहां से यूएसएसआर से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ये किसके होते हैं, नागरिक के होते हैं, किसके लिए है ये, नागरिक के लिए, क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। और जो फंडामेंटल राइट वो क्या है, वो राज्य के विरुद्ध हैं। अगर राज्य क्या नागरिकों को अधिकार छीनने की कोशिश करता है तो क्या करते हैं, आर्टिकल 32 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब प्रस्तावना में सामाजिक, क्या, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो भी कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि किसी चीज पर जब गतिरोध हो जाता है सदन में तो क्या करते हैं, राष्ट्रपति क्या बुलाते हैं, एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संयुक्त बैठक के बाद, और इसमें आर्टिकल कौन सा है, संयुक्त बैठक में आर्टिकल है 108, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 108 के तहत कौन बुलाता है इसको, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर यानी कि मुर्मू जी बुलाएंगी और ओम बिरला जी क्या करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे। और क्या लिया गया, व्यापार, क्या लिया गया है यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से व्यापार और वाणिज्य की क्या, स्वतंत्रता। अब क्या आया, ये जर्मनी का बीमर संविधान, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का जो स्थगन है वो यहीं से लिया गया है। इसमें बीमर क्या है, जर्मनी में एक जगह है बीमर, वहां पे संविधान बनाया गया था। यहाँ पे 3 बार संविधान बना, एक पहले संविधान था, फिर बीमर संविधान बना, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान बना। तो पूछा जाता है अगर कि कौन से संविधान से आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन यानी कि निलंबन कौन से संविधान से लिया गया, तो जर्मनी है और बीमर संविधान है। तो क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन हमें कैसा लगाना होता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट लगाना होता है, तो उसमें बीमर संविधान लगाना पड़ेगा आपको। अब क्या आया, कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था।
अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। अवशिष्ट शक्तियां, जो संविधान बना, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? जो संविधान बना था उस समय कोई कानून लागू नहीं था, और उसके बाद अब उस, जैसे अभी क्या है, जो साइबर का मामला आया है, साइबर सुरक्षा का जो मामला आया है, तो वो किस में डाला जाएगा? वो अपशिष्ट शक्तियों में डाला जाएगा। और क्या, संविधान में अगर कोई चीज स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट रूप से उसका वर्णन नहीं किया गया है, तो वो किस में डाल दी जाती है? अपशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आ जाती है। क्या नहीं है? संविधान में अगर स्पष्टता नहीं है तो वो क्या होगी? स्पष्ट नहीं है तो वो किस में रख देते हैं? उसको रख देते हैं अपशिष्ट शक्तियों में। अब क्या आया? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि आर्टिकल कौन सा? 368। और क्या, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? वो कहां से लिया गया? वो लिया गया साउथ अफ्रीका से। अब जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई? जापान से। अब 1600 से 1935 तक की कहानी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब क्या करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, तो अब कुछ कुछ मोटी मोटी चीजें हम जान लेते हैं। अब क्या हुआ कि हमारा जब संविधान सभा बन रही, मतलब संविधान सभा ने क्या किया? एक तो 60 देशों का क्या किया? संविधानों का अध्ययन किया। फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा, कौन सी चीज हमारे देश के अनुसार क्या होगी, उपयोगी होगी, कौन सी उपयोगी नहीं होगी, उसके हिसाब से कुछ चीजें तो आज भी उस समय वो सोच रहे थे, वो आज भी महत्वपूर्ण है। क्यों? देखो, अगर देखा जाए तो वो लोग कितने दूरदर्शी थे, कौन? जो हमारे संविधान निर्माता थे। तो हमारा कुछ कुछ मोटे मोटे फैक्ट आपको पता होने चाहिए कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष कितना? 2 वर्ष 11 माह और कितना? 18 दिन में क्या हुआ? बनकर तैयार हुआ क्या? हमारा संविधान। और क्या हुआ? इसमें कितना पैसा खर्च हुआ? 64 लाख रुपए इसमें खर्च हुए। और क्या हुआ? कितना पैसा खर्च हुआ? 64 लाख रुपए इसमें खर्च हुए। और कितने सत्र? 11 सत्र चले, मतलब 11 बैठकों के बाद क्या हुआ? ये बनकर तैयार हुआ। मतलब बनकर तैयार क्या हुआ? इस पे चर्चा हुई 11 बार कि अच्छा, ये चीज सही है, इसको ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ गलत हो, इसको हम जबरदस्ती डाल दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर क्या होता है? ऐसे ही अब कुछ और चीजें जान लेते हैं हमारे संविधान के बारे में। तो इस प्रकार से, और अब हम आज तो ये चीजें हो गई, मोटा मोटी चीजें आपको समझा दी, क्योंकि ये क्या थी? डेमो क्लास थी। अब क्या करेंगे? हम चलेंगे कैसे? अब हमारा जो पढ़ाने का जो क्या रहेगा? ब्लूप्रिंट होगा, यानी कि रोड मैप होगा। वो कैसे हम संविधान को पढ़ेंगे? ये हो गया हमारा संविधान। इसको क्या करेंगे? हम कुछ भागों में डिवाइड करेंगे कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आज तो वो सब चीज़ें बतानी जरूरी थी, क्योंकि तभी आपको क्लियर होगा कि कैसे कैसे चीज़ें हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, क्या? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में संविधान का निर्माण, और क्या? अवधारणा। संविधान का क्या? निर्माण,
अवधारणा और निर्माण। और क्या, निर्माण। फिर क्या होगा हमारा, उसके बाद आएगा हमारा दार्शनिक पक्ष। किसका, हमारे संविधान का क्या आएगा, दार्शनिक पक्ष। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी दार्शनिक पक्ष में, उद्देश्य का, जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं, लेकिन क्या, उद्देश्य का जिसको क्या कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं। हालांकि प्रस्तावना कहीं इसका जिक्र नहीं है, इंग्लिश वर्जन है जो हमारे संविधान का, उसमें क्या लिखा गया, प्रियम्बल। और हिंदी वर्जन में किसका उल्लेख किया गया, उद्देश्य का शब्द का उल्लेख किया गया है, लेकिन प्रस्तावना शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। तो हम क्या इसको लिखेंगे, उद्देश्य का, उद्देश्य का। और क्या, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और क्या, उसके बाद आएंगे हमारे क्या, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। और क्या आएंगे इसमें, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी। और क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें कितनी चीजें आती है दार्शनिक पक्ष में, 4। कितनी चीजें आती है, 4। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम कहाँ चलेंगे, एक नया पेज ले लेते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे हम चलेंगे, कहाँ, नंबर 3 पे हम चलेंगे, सरकार। सरकार यानी कि कौन सी सरकार, केंद्र सरकार। कौन सी सरकार, केंद्र की सरकार। और कौन सी सरकार होगी, राज्य की सरकार, राज्य सरकार। और कौन सी, स्थानीय यानी कि लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। उसके बाद नंबर 4 पे क्या चलेंगे, नंबर 4 पे आएगा हमारा, हमारे जो संस्थाएं, संस्थाएं कौन सी, संवैधानिक, कौन सी, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक, सांविधिक, कौन सी, सांविधिक यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको बोलते हैं, सांविधिक। और असंवैधानिक क्या है वो भी बता देंगे, कि असंवैधानिक जो क्या करते हो, संविधान का उल्लंघन करते हो, वो कौन सी होती, असंवैधानिक। और फिर क्या होगा इसके बाद, इसके बाद जो कुछ भी चीज़ें किस में चल रही होंगी, करंट में चल रही होंगी, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। कि जैसे अभी क्या हुआ है कि जो जजों की संख्या है वो कितनी थी, 34 थी, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 38 कर दिया गया। ये काम मई में ही हो गया था, लेकिन अभी बिल पास हुआ है, यानी कि एक्ट बना है, और उसको किसके तहत किया गया, मनी बिल के तहत। तो मनी बिल में उसको क्यों रखा गया, ये भी हम कब किस में एक्सप्लेन करेंगे, ये भी बताएंगे कि अच्छा मनी बिल को, उसको मनी बिल क्यों मान लिया गया। तो उसका आर्टिकल 109 जी और 110 के वो सब डिटेल्स पढ़ेंगे, कि उसमें दिया गया है कि क्योंकि उसके जो क्या होते हैं खर्चे, वेतन भत्ते, उसके लिए जो स्टाफ रखा जाएगा, उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जो एक्स्ट्रा जजों की संख्या बनाई गई है, तो उसको कहाँ से, उसकी संचित निधि से ही तो उनके खर्चे जाते हैं ना,
उनके खर्चे कहाँ से जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड से ही तो निकलते हैं ना। तो इसलिए उसको क्या सरकार ने ये बोला है कि इसलिए उसको मनी बिल बनाकर पेश किया और पास किया गया। नहीं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि क्या हो गया है कि संविधान का राजनीतिकरण हो गया है, लेकिन सरकार का अपनी तरफ से पक्ष में निर्णय वो क्या पक्ष रखा है सरकार ने कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, हमने उसको मनी बिल इसलिए नहीं, हमने वो संचित निधि से उसके खर्चे दिए जाते हैं तो इसलिए हमने क्या उसको मनी बिल माना है। तो ये सब चीजें डिटेल हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, और आज हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया कि संविधान क्यों बनाया गया। संविधान इसलिए बनाया गया कि एक सीमा रेखा तय हो किसकी, सरकार की, और एक सीमा रेखा तय हो किसकी, जनता की यानी कि नागरिक की, जिससे क्या हो दोनों में टकराव न हो और क्या बना रहे, संतुलन बना रहे। इसलिए हम किसका निर्माण करते हैं, संविधान का निर्माण करते हैं। तो संविधान क्या होता है, संविधान एक किसके लिए, कानून है या फिर क्या है, सिद्धांत है या फिर क्या है, रूल ऑफ लॉ जिसको बोलते हैं वो है, या फिर नियम है, ये सब क्या है, ये सब संविधान है। तो इसलिए बनाया जाता है। आप अगर संविधान को समझना चाहें तो अगर आप बाहर रहते हैं तो आपने देखा होगा कि आप किसी के साथ रहते हैं, कोई रूममेट है आपका, तो वहाँ भी आप एक संविधान बनाते हैं कि देखो आप ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, संविधान के ही अंतर्गत आती है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, संविधान के अंतर्गत आती है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप एक बार देखेंगे चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और आपको अगर आपका लग रहा है आपको कि पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी यूपी टीजीटी पीजीटी में कितने 30 क्वेश्चन जीएस के डाले गए हैं कि 30 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से कम 6 से 8 क्वेश्चन किससे आएंगे, पॉलिटी से आएंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो 8 के 8 गलत हो जाएंगे, और अगर निगेटिव मार्किंग है तो 2 से ढाई क्वेश्चन आपके जो सही हुए हैं, ढाई क्वेश्चन वो आपके घर से और चले जाएंगे। तो अगर आप पढ़ते हो इसमें कोई बहुत मेहनत नहीं लगेगी, बस क्या है कि आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे, आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि हम क्या करेंगे कि बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको थोड़ा अंदर जाके ले जाके समझाएंगे। क्योंकि फैक्ट अगर रटवाएंगे ना तो फैक्ट तो क्या होता है कि आप भूल भी जाते हो, लेकिन क्या है जब डिटेल में पढ़ लेते हैं ना एक बार, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है ना, क्या कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। और हमारी क्लास किस पे चलेगी, कॉन्सेप्ट प्लस किसके आधार पर चलेगी, फैक्ट के आधार पर चलेगी। किसके आधार पर, फैक्ट के आधार पर ही चलेगी हमारी क्लास। तो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट ये क्या बन जाएगा, दोनों को मिक्स करके एक हाइब्रिड बन जाएगा। दोनों का मिक्सर क्या होता है, हाइब्रिड क्लास बन जाएगी। तो इसके आधार पर हमारी क्लास चलेगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर आज से ही क्लास देखना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें जैसे बीच में बोलेंगे कि ये क्लॉज है, ये सब क्लॉज है, तो अगर आप ये डेमो क्लास देख लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि अच्छा क्लॉज किसको बोलते, सब क्लॉज किसको बोलते, अच्छा भाग क्यों बनाए गए, उसमें अध्याय क्यों जोड़े गए, उसमें अनुच्छेद का विस्तार किस में दिया गया, अनुसूचियों में दिया गया है, तो उसको इतना व्यवस्थित क्यों किया गया है, ये हमारे संविधान निर्माताओं की क्या सोच थी। और बहुत सारी चीज़ों को अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज तो ऐसी मोटा मोटी चीज़ें बता दी है आपको, लेकिन कल से क्या होगा हमारा, कल से दोबारा से हम क्या करेंगे, जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलेंगे एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रियम्बल को, एक दो दिन लगाएंगे उसमें कि अच्छे से चीज़ें, सामाजिक न्याय क्या होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक न्याय क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है, ये सब भारी भरकम जो शब्द होते हैं। और जो हमारे संविधान में की जो शक्ति है वो किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है। और जो
लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है, यानी कि रिपब्लिक डेमोक्रेसी क्या होती है। हमारे ब्रिटेन से हमारा भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार से अलग है। वहाँ पे राजा होते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। उनकी चुनाव की प्रक्रिया कि उसमें दोनों सदनों के क्या, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। और कौन लेते हैं, राज्यों के निर्वाचित सदस्य। और किसके, जहां विधानसभा है, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। बाकी कोई व्यक्ति उसमें निर्वाचित और नियुक्त किए हुए सदस्य यानी कि मनोनीत किए हुए सदस्य उसमें भाग नहीं लेते हैं उसमें। और कौन नहीं लेते हैं, और जहाँ पे क्या है, जहाँ विधानसभा नहीं है वो यूटीज के सदस्य वहाँ तो होता ही नहीं है ना, तो वो भाग नहीं लेते हैं। तो ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि राष्ट्रपति से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी क्लियर करेंगे कि भाग 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा, भाग 1 में दिया गया है। नागरिकता भाग 2 में दी गई है। फंडामेंटल राइट भाग 3 में दिए गए हैं। डीपीएसपी भाग 4 में दिए गए हैं। भाग 4A में क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं। भाग 5 में क्या दिया गया है, भाग 5 में संघ दिया गया है। 6 में क्या, राज्य के बारे में दिया गया है। तो ऐसे ही भाग 9 में क्या दिया गया है, पंचायत। 9A में क्या, नगर पालिका। हाँ, और एक चीज बता दूं आपको, जब हमारा संविधान बना था तो हमारी कितनी अनुसूची कितनी थी, ये एक पॉइंट भूल गए, बता देते हैं। 8 अनुसूची थी। फिर वर्तमान में कितनी है, संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूची थी, 8। वर्तमान में कितनी है, 12। तो ये कब जोड़ी गई, ये जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। कौन सी जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची, ये जोड़ी गई कब, 1985 में। कौन सी, 10वीं, यानी कि दल बदल। ठीक है। 11वीं कब जोड़ी गई, ये कौन सा था, 52वां अमेंडमेंट। ठीक, ये 73वां अमेंडमेंट, 73वां, 1992। ये कौन सी जोड़ी गई, 11वीं। और अब कौन सा आया, 74वां। ये कब आया, ये भी 1992 में। ये कब जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची। ठीक, 11 में क्या है, पंचायत है। 12 में क्या है, 12 में नगर पालिका है। तो इस प्रकार से जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कितनी, 8 अनुसूचियां थी। और अब कितनी हो गई, वर्तमान में ये 4 प्लस कर दी गई, तो ये कितनी हो गई है, अब 12 हो गई है। तो इस प्रकार से कौन सी चीज कब जोड़ी गई, भाग मैंने बताए थे कि 4A जोड़ा गया, और उसके बाद भाग 9A जोड़ा गया, उसमें क्या था, उसमें नगर पालिका थी। और भाग 9B जोड़ा गया, उसमें क्या है, सहकारी समितियां हैं। तो ऐसे कितने भाग हो गए, भाग हो गए हमारे कितने, 25। तो इस प्रकार से कौन सी चीज कब जोड़ी गई। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें देखने में लग रही है कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि परीक्षा हॉल में क्या होता है ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस समय समझ में नहीं आता है कि अच्छा ये ए लगाऊं कि बी लगाऊं, ए लगाऊं कि बी लगाऊं। वो बहुत आसान क्वेश्चन जब गलत होते हैं तो आप ऑलरेडी फाइट से बाहर होते हैं। क्योंकि आसान क्वेश्चन गलत करना मतलब ब्लंडर करने से कम नहीं होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल से फिर शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। आज तो बहुत सारी चीज़ें बतानी थी कि क्या क्या करवाना है। और ये क्या है, ये नया बैच है 2026 में अगर आप एग्ज़ाम देंगे, अभी 4 महीने बचे हैं। और अगर 27 में भी एग्ज़ाम दे रहे हैं
तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसका बेसिक तो नहीं बदलेगा, कुछ करंट की चीज़ें बदल जाती हैं लेकिन बेसिक तो वही रहेगा ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।